अप्रैल 1960 यूनाइटेड स्टेट की डिफेंस एजेंसी DoD और नासा ने मिलकर पहला सक्सेसफुल सोलर आर्बिट्ररी मिशन पायनियर 5 भेजा था, जिसका काम था सन के मैग्नेटिक फील्ड तथा सोलर प्लेयर और आयनाइजेशन इन द इंटरप्लैनेटरी रीजन का स्टडी करना। इसके बाद नासा तथा दूसरे स्पेस एजेंसी ने बहुत सारे सोलर मिशन भेजे, जैसे कि पायनियर 6A सोलर मिशन को दिसंबर 1965 में भेजा गया। यह एक कॉन्टैक्टेबल मिशन था जो सन 2000 में जाकर पूरा हुआ। उसके बाद पायनियर 7B सोलर मिशन को अगस्त 1966 में, पायनियर 8C सोलर मिशन को दिसंबर 1967 में, पायनियर 9D नवंबर 1968 में, पायनियर A अगस्त 1969 में, हेलियोस A और B सोलर मिशन को नासा और DFVLR ने जनवरी 1974 तथा जनवरी 1976 में, ISEE 3 सोलर मिशन को नासा ने 1978 में, यूलिसीज 1 और 2 तथा 3 सोलर मिशन को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ISA तथा नासा ने मिलकर 1994 और 2000 तथा 2008 में, विंड सोलर मिशन को नासा ने नवंबर 1994 में, सोहो मिशन को ISA तथा नासा ने मिलकर मई 1996 में, एस सोलर मिशन को नासा ने अगस्त 1997 में, जेनेसिस सोलर मिशन को नासा ने 2001 में, स्टेरियो A और B सोलर मिशन को नासा ने दिसंबर 2006 में, DSCOVR सोलर मिशन को फरवरी 2015 में तथा नासा का मोस्ट इंपोर्टेंट सोलर मिशन पार्कर सोलर प्रोब को नासा ने नवंबर 2018 में, सोलर आर्बिटर सोलर मिशन को ISA ने फरवरी 2020 में, कस्प सोलर मिशन को नासा ने नवंबर 2022 में तथा आदित्य L1 को इसरो ने 2 सितंबर 2023 को भेजा था। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे इसरो के पहले स्पेस सोलर ऑब्जेक्टरी मिशन आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर को 11:50 पर PSLV-C-57 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। PSLV-C-57 4 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है। इसमें 6 बूस्टर रॉकेट लगे हैं, जिसमें 4 ग्राउंड लिट बूस्टर रॉकेट PSOM-XL और 2 एयर लिट बूस्टर रॉकेट PSOM-XL है। पहले स्टेज में लॉन्चिंग के लगभग 70 सेकंड के बाद 24.196 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद चारों ग्राउंड लिट बूस्टर रॉकेट PSOM-XL1, 2 और 3 तथा 4 अलग हो जाते हैं तथा लॉन्चिंग के 92 सेकंड के बाद 40.558 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोनों एयर बूस्टर रॉकेट PSOM-XL5 तथा 6 अलग हो जाते हैं। 109 सेकंड के बाद 55.496 किलोमीटर की ऊंचाई पर PS1 का रॉकेट भी अलग हो जाता है। ये सभी पहले स्टेज के सॉलिड स्टेज बूस्टर रॉकेट हैं। इनमें फ्यूल के रूप में HTPB यानी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन यूज किया गया है। लॉन्चिंग के 109.60 सेकंड के बाद लिक्विड स्टेज का विकास इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसमें फ्यूल के रूप में UDMH यानी अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्रोजन का यूज किया गया है तथा ऑक्सीडाइजर के रूप में नाइट्रोजन टेट्राक्साइड का यूज किया गया है। 104.40 सेकंड के बाद 113.22 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसके दोनों हीट शील्ड अलग हो जाते हैं, जिनका काम था पेलोड को हवा के घर्षण के कारण उत्पन्न गर्मी से बचाकर रखना है तथा 262.38 सेकंड के बाद 130.372 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन विकास अलग हो जाता है तथा इसका थर्ड स्टेज का HPS-3 इंजन स्टार्ट होता है। यह एक सॉलिड फ्यूल इंजन है। इसमें भी फ्यूल के रूप में HTPB का ही उपयोग किया गया है। 581.42 सेकंड बाद 192.868 किलोमीटर की ऊंचाई पर HPS-3 इंजन भी अलग हो जाता है। फिर 1493.52 सेकंड बाद 313.067 किलोमीटर की ऊंचाई पर लिक्विड इंजन PS4 स्टार्ट होता है। इसमें फ्यूल के रूप में मोनो मिथाइल हाइड्रोजन और मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का उपयोग किया गया है। लॉन्चिंग के 1523.38 सेकंड बाद इस इंजन को बंद कर दिया जाता है और फिर 3127.52 सेकंड बाद फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है और 1599.52 सेकंड बाद फिर से इस इंजन को बंद कर दिया जाता है और लगभग 3799.52 सेकंड बाद 648.781 किलोमीटर की ऊंचाई पर आदित्य L1 से PS4 इंजन अलग हो जाता है। और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है। इसकी पुष्टि कर दी गई है। आदित्य L1 मिशन accomplished. Handing over to mission director. And we have a confirmation of Aditya L1 separation. The mission has been accomplished. आदित्य L1 को अब पृथ्वी के 4 चक्कर लगवाए जाएगा और धीरे धीरे अपना ऑर्बिट बड़ा करते हुए सूरज की ओर बढ़ेगा।
करीब 125 दिन की यात्रा करने के बाद इसे सूर्य और पृथ्वी के बीच लाग्रेंज पॉइंट L1 पर एक हेलो ऑर्बिट पर स्थापित कर दिया जाएगा, जो कि अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। लाग्रेंज पॉइंट ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर दो आकाशीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। सन और अर्थ के बीच ऐसे 5 लाग्रेंज पॉइंट है, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार लाग्रेंज पॉइंट L1 सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सन और अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और यहाँ पर सन और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे से न्यूट्रल हो जाते हैं, जिसके कारण आदित्य L1 बिना किसी एफर्ट के या बिना किसी फ्यूल कंजप्शन के L1 पॉइंट के अराउंड हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल होने के कारण आदित्य L1 के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट भी खराब होने से बच जाएंगे, जिससे कि इस मिशन को लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है। हेलो ऑर्बिट पर घूमते हुए स्पेसक्राफ्ट का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से कैंसिल आउट कर जाएगा, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट को स्टेबिलिटी मिलेगी। लाग्रेंज पॉइंट L1 से आदित्य L1 सन और अर्थ को बिना किसी इंटरप्शन के कंटिन्यूअस ऑब्जर्व कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी अर्थ की परछाई इस पॉइंट पर नहीं पड़ती है। इसके पहले भी बहुत सारे देशों ने लाग्रेंज पॉइंट L1 पर सोलर मिशन भेजे हैं, जैसे कि सोहो मिशन अर्थात सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी मिशन। यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा तथा यूरोपियन कंट्री की स्पेस एजेंसी ESA का एक जॉइंट मिशन था। L1 और L2 सबसे महत्वपूर्ण लाग्रेंज पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है। नासा ने 12 जुलाई 2022 को बहुत ही फेमस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 पॉइंट पर स्थापित किया था, क्योंकि L2 पॉइंट पर अर्थ टेलीस्कोप को अपने पीछे सनलाइट से छुपा कर रखता है, जिससे कि यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने में कोई बाधा उत्पन्न न हो। आदित्य L1 लाग्रेंज पॉइंट L1 पर रहकर क्या करेगा, इसको जानने से पहले सन के बारे में कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है। सन हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा तारा है जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है तथा लगभग 3,33,000 गुना ज्यादा भारी है। सूरज पृथ्वी से लगभग 150.77 मिलियन किलोमीटर दूर है। जिस प्रकार अर्थ के अंदर अलग अलग लेयर होती है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल क्रेस्ट आदि, इसी प्रकार सन के अंदर भी अलग अलग लेयर होती है। सूर्य के सबसे अंदर कोर होता है, जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सूरज के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जो कि सूर्य का अस्तित्व बना रहने का एक बहुत बड़ा कारण है। सूर्य के न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण मिलकर डॉयटेरियम बनाते हैं, जो कि हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप होता है। साथ में एक पॉजिट्रॉन तथा एक न्यूट्रिनो कण भी निकलता है और प्रकाश तथा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² के अनुसार फ्यूजन रिएक्शन में मास डीके के कारण उत्पन्न होती है। फिर डॉयटेरियम और एक हाइड्रोजन एटम जुड़कर लाइट हीलियम या हीलियम 3 बनाते हैं तथा साथ में गामा रेज तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अतः यही लाइट हीलियम के 2 एटम जुड़कर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं और साथ में फिर से 2 हाइड्रोजन के एटम्स बनते हैं तथा साथ में प्रकाश तथा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन का ये रिएक्शन सूर्य के अंदर एक साइकिल के रूप में चलती रहती है। प्रत्येक साइकिल में जो मास का लॉस होता है वो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण सन में बहुत अपार ऊर्जा का भंडार है। सूर्य के कोर का रेडियस लगभग 1.5 लाख किलोमीटर तथा टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाहर है रेडिएटिव जोन, जिसके लेयर की मोटाई लगभग 3 लाख किलोमीटर मोटी तथा इस जोन का टेम्परेचर 20 से 70 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उसके बाहर है कन्वेक्टिव जोन, इसकी लेयर 2 लाख किलोमीटर लगभग मोटी है और इस जोन में टेम्परेचर लगभग 20 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। उसके बाद आता है सन का सरफेस, जिसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। ये लगभग 500 किलोमीटर मोटी लेयर होती है। यहाँ पर तापमान लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर की लेयर, जो कि 10,000 किलोमीटर मोटी लेयर है। यहाँ पर तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। फिर एक पतली लेयर आती है जिससे ट्रांजिशन रीजन कहते हैं। उसके बाद सन की सबसे बाहरी लेयर आती है जिसे कोरोना कहा जाता है।
इसका तापमान लगभग 5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड से 60 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कोरोना लेयर में बहुत गर्म प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पदार्थ की एक अवस्था होती है। आपने पदार्थों की 3 अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है जो कि पदार्थ को बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म करने पर प्राप्त होती है। अभी तक ये सटीक रूप से कोई नहीं जान पाया है कि फोटोस्फीयर तथा क्रोमोस्फीयर का तापमान कम तथा कोरोना का तापमान अचानक से इतना ज्यादा कैसे बढ़ जाता है। क्या आदित्य L1 इन सब राज का पता लगा पाएगा? सन से लगभग हर प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते रहते हैं, जैसे कि विजिबल लाइट, मैग्नेटिक फील्ड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्स राइज, गामा राइज तथा हीट। इन सब के अलावा सूर्य से सोलर विंड निकलता है जो कि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का एक बहाव होता है। ये सोलर विंड जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं तो नादर्न लाइट उत्पन्न होती है जो कि स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड जैसे देशों में आसमान में दिखाई देती है। इसके अलावा सूर्य से सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं जो कि बहुत तीव्रता की लाइट्स तथा एनर्जी होते हैं, तथा सन से कोरोनल मास इंजेक्शन होता है जो कि सोलर विंड तथा मैग्नेटिक फील्ड के बहुत बड़े बड़े फव्वारे होते हैं। इनमें से ज्यादातर चीजों को अर्थ का एटमॉस्फेयर धरती तक नहीं पहुंचने देता है। इन्हीं सभी को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं जिन्हें आदित्य L1 का पेलोड कहते हैं। ये सभी पेलोड पूर्ण रूप से भारत में ही विकसित किए गए हैं, 5 इसरो के द्वारा तथा 2 इसरो के सहयोग से भारतीय संस्थानों द्वारा। पहला पेलोड है VELC विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। इसको इंडियन इंस्टीट्यूट एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने इसरो की सहायता से तैयार किया है। इसका काम है सन की कोरोना लेयर को स्टडी करना तथा कोरोनल मास इंजेक्शन को स्टडी करना। कोरोनल मास इंजेक्शन एक प्रकार का प्लाज्मा है जो स्पेस में इजेक्ट होता रहता है। इसकी वजह से अर्थ पर रेडियो एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस देखे जाते हैं। दूसरा पेलोड है सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इस पेलोड को विकसित किया है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने इसरो के कोलैबोरेशन से। तीसरा पेलोड है सोलेक्स सोलर लो एनर्जी एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर। इस पेलोड को बेंगलुरु में स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर में विकसित किया गया है। चौथा पेलोड है HALE-1 OS हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर। इस पेलोड को बेंगलुरु में स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर ने ही विकसित किया है। इन दोनों का काम है सन से निकलने वाले एक्स-रे प्लेयर्स को स्टडी करना। पांचवा पेलोड है एस्पेक्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इस पेलोड को अहमदाबाद में स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के कोलैबोरेशन से इसरो ने तैयार किया है। इसका काम है सोलर विंड के प्रोटॉन पार्टिकल को स्टडी करना तथा एनर्जेटिक आयन को स्टडी करना। छठवां पेलोड है पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इसको तैयार किया है तिरुवनंतपुरम में स्थित विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर के स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी में। इस पेलोड का काम है सोलर विंड में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तथा मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज करना। सातवां पेलोड है मैग एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। इसको बेंगलुरु में स्थित लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम में तैयार किया गया है। इसका काम है L1 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना।